हम लोग शुरू करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। ठीक है, तो इसमें देखो हमें कौन कौन सी मेन चीज़ें याद रखनी है। हमारे पास जो सबसे पहली मेन चीज़ रहेगी वो ये है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी एनईपी के लिए, उसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन है। अध्यक्ष का नाम है कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक है, ये तुमको याद रखना है। पहला पॉइंट तो यही हो गया हमारा एनईपी का। ये थे कौन बेसिकली, ये ना फॉर्मर इसरो के चेयरमैन थे। ठीक है, जो चेयरपर्सन थे इसरो के वो कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन थे। लेकिन जब एनईपी की पूरी जो पॉलिसी बन रही है उसके जो चेयरपर्सन थे वो पीएम मोदी थे। ठीक है, अब देखो इस ड्राफ्टिंग कमेटी में जो टोटल मेंबर थे वो कितने थे, 11+1। इसका मतलब क्या है, 12 मेंबर्स थे इसमें। 11 तो दूसरे मेंबर हो गए, एक इसमें जो कस्तूरी रंगन थे वो हो गए। अब इस एनईपी को लाने का उद्देश्य क्या था। एनईपी का मेन जो मोटिव ये है कि मेन मोटिव तो ये है कि अब बच्चों के ऊपर जो है ना लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं रहेगा। मतलब लैंग्वेज को हम थोप ही नहीं सकते बच्चों के ऊपर। यानी कि बच्चों के पास अब मल्टीलिंगुअल यानी कि बहुत सारी भाषाएं सीखने का मौका होगा और उनको जो भी ज्ञान मिलेगा वो उनकी ही भाषाओं में उनको प्रदान भी किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई कि अब इंक्लूसिव एजुकेशन को भी बढ़ाना है। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई है वो ये आती है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या हो गया कि अब नॉर्मल बच्चों के साथ साथ जो डिसेबल बच्चे हैं उनको भी सेम क्लासरूम में ही पढ़ाया जाएगा। अब जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके ऊपर किसी भी तरह की बाउंडेशंस नहीं होगी कि हाँ तुम्हें स्पेशल स्कूल में ही जाना है। अब उनके पास क्या रहेगी, चॉइस रहेगी कि तुम्हें नॉर्मल स्कूल में पढ़ना है या स्पेशल स्कूल में पढ़ना है। ठीक है, ये इसके मेन कुछ उद्देश्य हैं एनईपी 2020 के। अब देखो कहानी क्या है कि इस एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया था कि आने वाले 10 सालों में हम लोगों को ये पता है कि जो इंडिया है, इंडिया के पास ना सबसे बड़ा यूथ रहेगा। तो अगर सबसे बड़ा यूथ रहेगा तो उनको उच्च शिक्षा भी हमें देनी है। तो उनके लिए ये टारगेट डिसाइड किया गया कि भाई 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका जो गोल नंबर 4 है उसका उद्देश्य ये रह जाएगा कि सभी को ना गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटी एजुकेशन और सबको इक्वल एजुकेशन दी जाएगी। अब ये भी क्यों दी जाएगी, ये भी इसलिए दी जाएगी ताकि एक स्किल वर्क फोर्स को हम प्रिपेयर कर सकें। अब स्किल वर्क फोर्स क्यों चाहिए, कि स्किल वर्क फोर्स इसलिए चाहिए कि क्योंकि जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे एजुकेशन में डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे वर्ल्ड प्रोग्रेस कर रहा है, तो हमारे लिए जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और डाटा साइंस की रिक्वायरमेंट भी क्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हो क्या रहा है कि जैसे सपोज़ करो अब आजकल क्या है ना, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट में भी चेंज हो रहा है, तो इनसे डील करने के लिए भी हमें कौन चाहिए, इनके एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अब ऐसे सिचुएशन में जो बच्चा है वो सीखेगा कैसे। तो बच्चे को सिखाने के लिए उसके पास क्या होनी चाहिए कि हमें ना शिक्षा इस तरीके से देखनी है ताकि वो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा सके। बच्चा को प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या दी जाए उसको वो सॉर्ट आउट कर सकें और वो क्रिएटिव तरीके से वो सोच सकें। अब इन सबको पढ़ाने का तरीका है ये कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है ताकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हमें लेके जानी है और वो अच्छे तरीके से सोच सकें, क्रिएटिव हों। ठीक, अब इनकी जो पढ़ाई है वो कैसी है, अब फ्लेक्सिबल होगी और एन्जॉयबल होगी। उसके लिए क्या है कि जैसे सिलेबस है, तो सिलेबस में क्या करना है, सिलेबस में ना चेंजेस किए जाएंगे एनईपी के अकॉर्डिंग। जैसे मैथ साइंस के साथ साथ अब जो बच्चा है वो आर्ट्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, लैंग्वेज, वैल्यूज़ सब कुछ एक साथ पढ़ सकता है। ठीक है, तो अब इसके लिए जो टारगेट है यानी कि जो लक्ष्य ये है कि 2040 तक, ध्यान रखना 2040 तक इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसे ना सबसे बेहतरीन करना है। तो अब ये सब चीज़ें देखते हुए फिर एनईपी 2020 लाई गई है। ठीक, अब एनईपी जो 2020 है इसका जो मेन एम है वो क्या है, बच्चों को क्रिएटिव बनाना। दूसरी चीज़ कि जो टीचर अपना रेस्पेक्ट खो चुके हैं यानी कि उनकी डिग्निटी को मेंटेन करना, रेस्पेक्ट को मेंटेन करना और उनकी ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है कि अब टीचर अपने हिसाब से पढ़ा भी सकता है। कौन कौन से मेथड है टीचिंग के, मेथड वो खुद डिसाइड करेगा कि हाँ भाई मुझे कौन से मेथड को अडॉप्ट करना है। करिकुलम में क्या चेंजेस होने हैं, क्या चेंजेस करवाने हैं, उसमें भी टीचर का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें अगर हमें लेके आनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को
इन तीन चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। पहले जो स्ट्रक्चर है, दूसरा रूल्स रेगुलेशन, तीसरा जो गवर्नेंस है, इसमें क्या है उनको चेंजेस करने पड़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है कि एनईपी का। अब देखो मेन एम और क्या रह गए, मेन एम्स में देखते रहना। एक तो टीचर की ऑटोनॉमी मेंटेन करनी है, सेल्फ रेस्पेक्ट उनकी बढ़ानी है कि भाई उनकी इज्जत भी बढ़ जाए, उनकी डिग्निटी भी, उनका सम्मान भी बना रहे। दूसरा ये है कि जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनको भी खास मदद और अच्छे अवसर मिलने चाहिए जैसे नॉर्मल बच्चे हैं। अब जो एनईपी के जो प्रिंसिपल है उसमें ये है कि सभी बच्चों को ना संवेदनशील बनाना है, समावेशी और विविधता से भरी समझ उनको हो। यानी कि ये चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो एक दूसरे के लिए संवेदनशील रहें, वो सोसाइटी के लिए भी सोचें। ठीक है, वो देश की विविधता यानी कि देश में जो विभिन्न विभिन्न तरीके के कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, उनको भी वो समझ पाएँ। तो ये एनईपी के मेन विज़न में है ये वाली चीज़ें, ये इनका एम है। बच्चों के टैलेंट को, स्ट्रेंथ को पहचानना कि भाई बच्चा किस चीज़ में टैलेंट है, किस चीज़ में वो अच्छा कर सकता है, उसे को पहचानना, फिर उसे बढ़ावा देना। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ से। इसमें ये देखा गया है, इन्होंने ये डिसाइड किया गया है कि भाई सबसे बड़ी प्राथमिकता तो हमारी ये है कि क्लास 3 तक बच्चा जो है रीडिंग, राइटिंग और बेसिक मैथ तो वो सीख ही जाए। यानी वो अल्फ़ाबेट सीख जाए, अल्फ़ाबेट लिखना सीख जाए, नंबर्स के साथ वो डील करना सीख जाए। फिर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा तो बच्चा अपने इंटरेस्ट और टैलेंट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट और लर्निंग उसे कहाँ करनी है वो सब चीज़ें वो सिलेक्ट कर पाएगा। ठीक। अब जैसे ये आर्ट और साइंस है, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल और एकेडमिक्स। जैसे आर्ट और साइंस स्ट्रीम में भेद होता है कि भाई इसके बच्चे ये हैं इसके, तो अब इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंसेस नहीं रहेगा। ठीक है, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं, वोकेशनल कोर्सेज मतलब जैसे कि तुम्हारा वेल्डिंग का कोर्स हो गया, वोकेशनल कोर्सेज में आ जाते हैं, कारपेंट्री का कोर्सेज हो गया। एकेडमिक्स में जैसे बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीएससी है, बीटेक है, तो अब इनमें ना किसी भी तरीके कोई भी भेद नहीं रहेगा। यानी आने वाले समय में कि बच्चा आर्ट के साथ साथ साइंस के सब्जेक्ट भी ले सकता है। एकेडमिक्स में जो है वो वोकेशनल कोर्सेज भी साथ के साथ ही कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एजुकेशन है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होगी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या हो गया कि जो बच्चा है वो बहुत सारी स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकता है। जैसे साइंस के साथ वो एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट ले ले, आर्ट्स का ले ले। आर्ट्स मतलब जो ड्राइंग है, यहाँ ड्राइंग से डील कर रहे हैं। ह्यूमैनिटीज़ मतलब जैसे हिस्ट्री, सिविक्स वगैरह, पॉलिटी, स्पोर्ट्स का ले सकता है। तो ये सारे सब्जेक्ट वो एक साथ ले सकता है। अब मेन चीज़ और क्या रहेगी कि बच्चों को ना रटवाना नहीं है, उन्हें कंसेप्ट समझवाने हैं। स्टूडेंट्स को क्रिएटिव, लॉजिकल, इनोवेटिव थिंकर बनाना है। स्टूडेंट के अंदर उसमें एथिकल वैल्यूज़ लेके आनी है, यानी उसमें संवेदनशीलता, ईमानदारी, लोकतांत्रिक भावनाएं, समानताएं, न्याय, आज़ादी का विकास हो। ठीक है, लैंग्वेज और लैंग्वेज स्किल्स को बढ़ाना है। और देखो चीज़ें, ये तो जनरल सी चीज़ें हो गई कि जो हम हर एक बच्चे में चाहते हैं। अब होगा ये कि क्लासरूम में टीचर का रोल अब ये हो जाएगा कि उसे ना सम्मेटिव एग्ज़ाम्स नहीं लेने हैं, उसे ना रोज़ छोटे छोटे टेस्ट लेने हैं, फॉर्मेटिव टेस्ट पर फोकस करना है। इसका मतलब ये है टीचिंग के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। ठीक। इसके अलावा जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है और जो लोकल नीड्स हैं, यानी कि जो स्कूल है उस स्कूल के आसपास लोगों की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, यानी उनके जीवन को हम किस तरीके से सफल बना सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को करिकुलम और टीचिंग में ऐड भी करना है। हर बच्चा एजुकेशन सिस्टम में तरक्की करे और टीचर को सेंटर मानना है एजुकेशन सिस्टम का, ताकि टीचर को वापस अपनी रिस्पेक्ट मिल सके। ठीक है, जो भी रेगुलेशन रहेंगे, जो भी रूल्स और रेगुलेशन रहेंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे, जिम्मेदार होंगे, इनोवेटिव होंगे। ठीक है, और जो एजुकेशन सिस्टम है इसका जो रेगुलर है, रेगुलर रिवीजन होगा, यानी उसे रेगुलर चेक किया जाएगा। उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइडेड है इन लोगों का। शिक्षा को सबका अधिकार माना जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका विज़न क्या है। विज़न ये है, यहाँ से लेके ये वाला जो सेक्शन है कि स्टूडेंट्स में देश के प्रति प्यार, देश के प्रति गर्व,
फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जो संवैधानिक वैल्यूज़ हैं उनके प्रति सम्मान, यानी कि इंसान एक जिम्मेदार इंसान बनाना है। अब एजुकेशन इस तरीके से दी जानी है, ठीक। अब इसके लिए जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया गया है वो स्ट्रक्चर अब इस तरह से होगा कि पहले जो स्ट्रक्चर था वो 10+2 का था, लेकिन अब जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये MCQ में जा सकता है कि 5+3+3+4 का होगा। अब इसमें जो ये स्टेजेस है देखो कैसे डिसाइडेड है। जो फर्स्ट स्टेज है इसका नाम क्या है, फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में क्या होगा कि इसमें जो बच्चा है वो 5 साल तक यहाँ रहने वाला है, यानी कि एज जो ग्रुप है वो 3 से लेके 8 तक का एज ग्रुप है। इसमें जो 3 साल रहेंगे, शुरुआत के जो 3 साल रहेंगे उसमें जो बच्चा है वो या तो आंगनवाड़ी में की देख रेख में रहेगा या वो प्री स्कूल में जाएगा, या इनका नाम क्या है, बाल वाटिका। अब यहाँ जो ये सेक्शन है देखो, 3 साल की उम्र जानी है, 3 साल यहाँ उसे बिताने हैं। और एज कहाँ से काउंट हुई है, बच्चे की एज काउंट हुई है 3 साल से लेके जब वो 8 में लग रहा है, ठीक। अब यहाँ ये जो सेक्शन है, ये जो बाल वाटिका का सेक्शन जा रहा है, इसमें बच्चा देखो, बच्चा कैसे है कि 3 साल से, और ये 6 साल लिखा हुआ है, तो यहाँ 3 साल कैसे काउंट होंगे, जब वो तीसरी में लग चुका है, मतलब 3 साल का हो गया, तो 3 से लेके 4, 4 से लेके 5, और 5 से लेके 6। तो इस गैप को समझो, 1 साल यहाँ निकल गया, 1 साल ये निकला, और 1 साल ये निकला। अब बच्चा 6 साल का, छठी साल में उम्र में लग गया है। जब वो छठी साल की उम्र में लग जाएगा तो अब बच्चा क्लास 1 में आएगा, फिर वो क्लास 2 में जाएगा। तो यानी कि जो आने वाले 2 साल हैं तो वो 6 से लेके 8 साल। इसका मतलब क्या है कि बच्चा जब क्लास 1 में जा रहा है तो उसकी उम्र 6 साल है, 6 से फिर वो 7 का होगा, 7 से फिर अब वो 8वीं साल में लग जाएगा। तो ये जो 2 साल हैं, ये इन 2 साल के लिए उसे किस में रहना है, क्लास 1 और 2 में। यहाँ अब जो पढ़ाई होगी, ये जो 5 साल की ये जो पढ़ाई चल रही है फाउंडेशनल में, यहाँ जो पढ़ाई होगी ये प्ले बेस होगी सारी की सारी, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेज आएगी, इस सेकंड स्टेज का नाम है प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है, वाई मिसिंग है। अब प्रिपरेटरी जो स्टेज है, यहाँ पर जो बच्चा है वो 3 साल अपने स्पेंड करेगा। अब 3 साल स्पेंड देखो कैसे, कि 8 में तो लग ही चुका है, तो 8 से जब वो 9वीं में लगेगा 1 साल, 9वीं से 10वीं में 1 साल, और 10वीं से जब वो 11वीं में लगेगा तो 3 साल। तो क्लासेस जो 3 से लेके अब जो 5 है, क्योंकि 2 तक तो यहीं पढ़ के आ चुका है, तो 3 से लेके 5 तक यहाँ बच्चे से जो एक्सपेक्टेड है वो क्या है, एक तो उसे बेसिक लिटरेसी आ जाए, यानी कि पढ़ना और लिखना आ जाए, उसे नंबर्स से डील करना आ जाए हर तरीके से, ठीक। अब यहाँ जो लर्निंग होगी वो कैसी लर्निंग होगी, प्ले बेस्ड तो चलेगी ही, लेकिन डिस्कवरी बेस्ड भी लर्निंग होगी, और यहाँ से तुम्हारी टेक्स्ट बुक भी स्टार्ट हो जाएंगी इस वाली एज में। फिर तीसरी स्टेज आती है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, 3 साल का। 3 साल भी कैसे कि 11वीं में लग चुका है 11 साल में, फिर 11 से 12 तक का 1 साल, 12 से 13 का 1 साल, 13 से लेकर 14वीं में वो लगेगा यहाँ साल में। अब यहाँ जो बच्चा है वो देखो कौन कौन सी क्लासेस में होगा। यहाँ बच्चा क्लास में जाएगा 6 से लेकर 8 तक। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ सब्जेक्ट वाइज लर्निंग होगी, और हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक्सपर्ट टीचर भी अवेलेबल होगा। अब यहाँ जो लर्निंग हो रही है वो कैसी हो रही है, वो हो रही है एक्सपीरियंशियल लर्निंग यहाँ पे चलेगी, यानी मैथ्स की अलग चलेगी क्लास, साइंस की अलग चलेगी, सोशल स्टडीज़ की अलग क्लास चलेगी। फिर लास्ट हमारे पास बचता है ये सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में जो बच्चा है वो 4 साल का अपना टाइम स्पेंड करेगा, और ये जो एज रहेगी ये रहेगी 14 से 18 के लिए। यहाँ जो क्लास है वो क्या है, वो 9 से लेकर 12 है। यहाँ अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी बच्चे के पास, और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाएगा। तो ये बेसिक ये 4 स्टेजेस हमारी चलेंगी ही चलेंगी, और ये हमें बिल्कुल याद रखनी है। तभी जो हमारा स्ट्रक्चर चला है वो स्ट्रक्चर क्या चला है, स्ट्रक्चर हमारा चला है 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर चला है। तो 4 स्टेज हैं, तो 4 स्टेज में बच्चों को इस तरीके से अपना जो लाइफ है वो इस तरह से स्पेंड करनी है स्कूल के अंदर।
अब इसमें और क्या है कि जो एनईपी है, ये भी सेक्शन हमें याद रखना है कि एनईपी 2020 में इसकी जो है फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ये है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि एज 3 से ही पढ़ाई को बच्चों का हिस्सा मानती है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये कहता है कि जैसे ही बच्चा 3 साल का हो जाएगा वैसे ही एजुकेशन अब उसका एक हिस्सा है। अब एनईपी के जो 5 पिलर्स हैं इसको ना हम अभी देखेंगे और डीप में भी, ये हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से। एनईपी के 5 पिलर्स क्या है कि एक तो जो एजुकेशन है वो एक्सेस हो, इजीली एक्सेस होनी चाहिए कि हर एक बच्चे की रीच में आ जाए, पहुंच में। इक्विटी होनी चाहिए, सबके लिए बराबर हो, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है, चाहे गिफ्टेड है, चाहे वो डिसेबल बच्चा है। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, गुणवत्ता उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए, वो सस्ती होनी चाहिए। अब यहाँ एक्सेस में क्या है कि यहाँ पहुँच है, पहुँच का मतलब कि जहाँ तुम एजुकेशन लेने जा रहे हो मतलब स्कूल आसपास ही होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जिम्मेदार। ठीक, अब हम चलते हैं ECCE की तरफ। तो ECCE की तरफ क्या है कि ये ना फाउंडेशन है लर्निंग का। ठीक, बहुत इजी है ये एनईपी और बहुत अच्छी एनईपी बनाई गई है। अगर इसको अच्छे से पढ़ा जाए तो तुम्हें पता भी पड़ेगा। इसमें यह है कि जो बच्चों का 80% जो दिमाग होता है वो 6 साल तक विकसित हो जाता है। ठीक है, पर ये देखा गया है कि सही केयर ना मिलने के कारण बच्चे जो है ना वो सही से विकसित नहीं हो पाए हैं, उनका माइंड अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। इसलिए एनईपी में ECCE को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और हर बच्चे को 2030 तक ECCE देना ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही बच्चा क्लास में जाए तो वो स्कूल रेडी हो। स्कूल रेडी कैसे होगा, मतलब कि ECCE के थ्रू बच्चों को अल्फ़ाबेट्स, लैंग्वेज, नंबर्स, काउंटिंग्स, कलर्स, शेप, इंडोर आउटडोर प्ले, पजल्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट, ड्रामा, पपेट, म्यूज़िक, डांस एक्सेट्रा, टीम वर्क में सोशल स्किल्स, अच्छा व्यवहार कराना, मैनर सिखाना, एथिक्स, ये सब चीज़ डेवलप करानी है। तो जैसे ही बच्चा जाएगा स्कूल के अंदर तो वो पहले से पहले ही तैयार है, इन सब चीज़ों को सीख के ही आ रहा है। ठीक, अब इनके साथ भाई इन सबको करने के लिए, ठीक है, ECE तो बना दिया। अब ECE के लिए जो NCERT है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ECCE के लिए NCERT ना एक फ्रेम वर्क बनाएगा कि भाई तुम्हें ना इस तरीके से काम करना है। और इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अगर ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो पहला हिस्सा है 0 से लेके 3 साल तक का, और दूसरा हिस्सा है 3 से लेके 8 साल तक का। ये 2 हिस्से रहेंगे। तो टोटल इसका मतलब क्या है कि ये टोटल 0 से लेके 8 साल तक के लिए ये ECE का फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा NCERT के द्वारा। अब इस फ्रेमवर्क में क्या है कि जैसे लेटेस्ट जो भी रिसर्च हो रही है बच्चों से रिलेटेड उनको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो ECE है यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को कौन देगा, भाई बच्चा है। ठीक है, अब छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चे को ये चीज़ें डिलीवर करनी है। ठीक है भाई, जाओ और बच्चे की केयर करो। तो बच्चे की केयर करने के लिए देखो सरकार ने किस किस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी है आंगनवाड़ी को कि तुम्हें बच्चों की देखभाल करनी है। अब जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उन प्राइमरी स्कूल्स में आंगनवाड़ी अटैच होकर इस काम को भी करेंगी। दूसरा कि स्कूल्स के अंदर ही प्री प्राइमरी सेक्शन को बनाया जाए जैसे, और इसके साथ साथ कि प्राइवेट लोग इंडिविजुअल्स भी क्या कर सकते हैं, अपने प्री स्कूल्स को ओपन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसके अंदर जो टीचर होंगे वो सभी ECCE ट्रेन टीचर ही होंगे। अब इनकी ट्रेनिंग भी देखो कौन कराएगा, इनकी ट्रेनिंग भी कंडक्ट जो है वो NCERT ही कराएगा। और इस ट्रेनिंग को मॉनिटर कौन करेगा, वो मॉनिटर करेगा CRC, जिसका नाम क्या है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। अब ये ट्रेनिंग कैसे होगी कि अगर कोई एक टीचर 12वीं पास है
तो उसे 6 मंथ का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 12वीं से कम है तो उसे 1 साल का डिप्लोमा करना होगा। अब ये ट्रेनिंग कैसे होगी? ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है, टीवी, स्मार्टफोन के थ्रू होगी। तो अगर इस ट्रेनिंग को एनसीईआरटी करा रही है तो तुम्हारा क्या है, एक छोटा सा ग्रुप प्रिपेयर कर रही है, लेकिन स्टेट के एफर्ट से, स्टेट यानी राज्य के एफर्ट से एक बड़े ग्रुप को भी ट्रेन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ ये रखनी है कि ई कब तक से कब तक लागू है, वो 0 से लेकर 8 साल तक ये चीज़ें लागू रहेंगी। इसके अलावा देखो आंगनवाड़ी में क्या है कि होता क्या क्या है, ये सब चीज़ें देख लेनी है बस हम लोगों को, नॉलेज भी मिलती है और एनईपी बहुत अच्छे से समझ में यहीं से आएगी। आंगनवाड़ी में क्या क्या होना चाहिए? ठीक है भाई, और ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशन सभी के लिए है। अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, खेलने के लिए मटेरियल्स होने चाहिए, ट्रेन टीचर होने चाहिए। ठीक, 5 साल से जो पहले बच्चा है वो कहाँ रहेगा, वो प्रिपरेटरी क्लास या बाल वाटिका में होगा। लर्निंग कैसी होगी? प्ले वे में होगी। मेन फोकस किस पे होगा? कॉग्निटिव पे, अफेक्टिव पे और साइको मोटर एबिलिटीज़ पे होगा। ठीक है, पहले जो मिड डे मील था वो इन लोगों को नहीं मिलता था, छोटे बच्चों को, तो अब इन्हें भी मिड डे मील मिलेगा। देखो अब ध्यान से देखो, रेगुलर मेडिकल चेकअप भी होगा, ग्रोथ भी चेक होगी कि हाँ भी बच्चा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसे कोई बीमारी तो नहीं है। अब ट्राइबल एरियाज़ के लिए क्या किया गया है? ट्राइबल एरियाज़ के लिए ये किया गया है कि जिन जगहों पर स्कूल बहुत दूर दूर है वहाँ रेजिडेंशियल स्कूल्स भी खोले जाएंगे। ठीक है, और साथ के साथ जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं वहाँ पर भी ई शुरू की जाएगी। अब इसका जो करिकुलम है या जो टीचिंग मेथड है उसे डिसाइड कौन कर रहा है? उसे डिसाइड करेगी MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब इसकी जो प्लानिंग है या इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए देखो कौन कौन लोग आएंगे, ये सब मिलके ना एक साथ काम करेंगे, यानी कि एक जॉइंट फोर्स बनेगा। एक तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर्स, तो ये चारों एक जॉइंट फोर्स बनाएंगी। फिर ये सभी क्या करेंगी, ये ई का इम्प्लीमेंट करेंगी। इसके साथ और देखते हैं, इसके साथ और क्या है कि जैसे गवर्नमेंट है या एनजीओ के सर्वे से ना हमें लोगों को ये पता पड़ा है कि लगभग 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, देखो ये बहुत बड़ा डाटा है कि 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको ना बेसिक मैथ, रीडिंग भी नहीं आती है अच्छे से। तो टारगेट ये है कि क्लास 3 तक FLN मतलब रीडिंग आ जाए, उन्हें रीडिंग के साथ साथ राइटिंग आ जाए और थोड़ा सा उन्हें नंबर्स का ज्ञान हो जाए, तो इस स्किल को वो अचीव कर सकें। और हाईएस्ट प्रायोरिटी ये है कि ये जो साल था 2025 तक 100% बच्चों को FLN देना था, यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो उन्हें प्रोवाइड करानी थी, रीडिंग राइटिंग और न्यूमेरिक यानी कि नंबर से डील कराना। अब इसके लिए क्या है कि इसके लिए गवर्नमेंट को करना क्या था, ये जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं कि समय से टीचर्स की वैकेंसी को फिल करना था, और साथ साथ देखो ध्यान से कि जो लोकल टीचर है, ठीक है, लोकल टीचर को प्रेफरेंस देना है। क्यों इसलिए प्रेफरेंस देना है? क्योंकि जो उनको बच्चों को क्या है कि लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना है, और लोकल टीचर होगा तो उसे लोकल लैंग्वेज आएगी ही आएगी। दूसरी चीज़ देखो, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये वाला जो सेक्शन है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि स्कूल में जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 30:1, यानी कि 30 बच्चों पर एक टीचर। लेकिन अगर बहुत ही गरीब और कमज़ोर क्षेत्र में है तो वहाँ ये रेशियो कितना होगा? वहाँ ये रेशियो होगा 25:1 का रेशियो होगा। दूसरा, रेगुलर टेस्ट होंगे। ठीक, तीसरा ये है कि जैसे ग्रेड 1 के जो बच्चे हैं उनके लिए एक 3 मंथ का मॉड्यूल बनाया जाएगा जिसमें कि जैसे प्ले बेस्ड है। तो हमें तो बस ये चीज़ रखना है, ये नहीं देखना है कि भाई 3 मंथ का मॉड्यूल है यानी तो बहुत डीप में है। ठीक, इसमें ये देखना है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। पढ़ाई कैसे है? छोटे बच्चे हैं, अल्फ़ाबेट हैं, कलर्स हैं, शेप्स हैं, नंबर हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो भाई। टेक्नोलॉजी का तो बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करो ताकि लैंग्वेज को कम किया जा सके। इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल बुक्स होनी चाहिए बच्चों के पास। लाइब्रेरी को एक्सपेंड करो, पीयर ट्यूटोरियल को बढ़ावा दो, मतलब कि ये मेरा दोस्त है, ठीक है, इसको नहीं आता तो मैं अब इसे पढ़ाना शुरू कर दूँगा। ठीक, तो हमें इस तरह से पीयर जो ट्यूटोरियल है इसको भी हमें क्या करना चाहिए, इसको भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। लाइब्रेरी को एक्सपेंड करो भाई,
लाइब्रेरी को एक्सपेंड कैसे करना है, डिजिटल लाइब्रेरी भी अब बनानी पड़ेंगी। अब टीचर की हेल्प के लिए देखो कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। टीचर की भी हेल्प के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि भाई टीचर की हेल्प इस तरीके से की जा सकती है। जैसे टीचर की हेल्प करने के लिए क्या है, दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है। दीक्षा के अलावा क्या है, स्वयं नाम का भी एक और प्लेटफॉर्म है। तो उस पर क्या है, टीचर की हेल्प के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है। कम्युनिटी के लिए ये भी बोला गया है कि भाई कम्युनिटी भी अपना योगदान दे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर ही काम करेगा, कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो वॉलंटियर बन के बच्चों को पढ़ाएं। अब करिकुलम देखो, करिकुलम और पैडागॉजी कैसी रहेगी। तो करिकुलम के अंदर तो ये बोला गया है, ध्यान से देखो ना, कि करिकुलम के लिए अंदर तो ये कि भाई स्ट्रक्चर तो हम ऐसा बनाएंगे, ठीक है। बच्चा जो क्लास 10th है उसके बाद भी गैप ले सकता है और 11वीं और 12वीं में वापस ज्वाइन कर सकता है, ठीक। एजुकेशन का जो मेन एम है वो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ नॉलेज ही मिल जाए, ठीक, बल्कि उसका कैरेक्टर को भी बनाना है और बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप भी करना है, बनाना है। अब मेन चीज़ एक और ये आ गई कि बुक का जो कंटेंट है उसे कम करना है। क्यों कम करना है, ताकि जो बच्चा है वो मेन टॉपिक्स पे फोकस कर सके। पढ़ाई अब कैसी होगी, वो प्रैक्टिकल होगी, यानी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ बच्चे करके सीखेंगे। आर्ट के थ्रू सीखेंगे, कला के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू सीखेंगे, स्टोरीज़ के थ्रू भी बच्चे सीखेंगे। अब हर सब्जेक्ट में क्या है, आर्ट का यूज़ होना है, यानी कि कला किस तरीके से वो अच्छा सीख रहे हैं। स्पोर्ट्स से क्या फ़ायदा है बच्चे को, स्पोर्ट्स से फ़ायदा ये होता है कि वो ना टीम वर्क, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसी जो स्किल्स होती हैं उनको वो डेवलप कर पाते हैं। अब स्पोर्ट्स से क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, साइकोलॉजिकल दिमाग को चलाना सीख जाते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका हो जाता है, जैसे संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, ठीक। जो हायर क्लासेस होंगे, सेकेंडरी स्कूल्स में बच्चा क्या है, एक एक कोई भी अलग अलग तरह के सब्जेक्ट वो चूज़ कर सकता है। रीज़न क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट लेना है। होलिस्टिक मतलब 360 डिग्री के हिसाब से उसका डेवलपमेंट हो जाना है हर तरीके से। अभी और क्या है, जैसे फिजिकल एजुकेशन का भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी क्या ऑप्शनल है, वोकेशनल भी इसमें रखे गए हैं, तो अभी ना स्कूल के करिकुलम में ही इंक्लूड किया जाएगा। इसके साथ साथ अब जैसे ये वाली चीज़ आ गई, ये भी क्वेश्चन में जाएगा हमारे लिए। तो अगर हम इसे क्वेश्चन में देखें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ग्रेड 5 है, यानी क्लास 5 तक की जो पढ़ाई है वो मदर टंग में होगी, ठीक है। वैसे अगर हो सके, पॉसिबल हो, तो क्लास 8 तक, पहले क्या है क्लास 5 तक तो बोला ही गया है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो क्लास 8 तक भी मदर लैंग्वेज में ही कराई जाए। बुक्स भी किस में प्रोवाइड होंगी, वो भी मदर लैंग्वेज में प्रोवाइड होंगी, ठीक है। अर्ली स्टेज से ही बच्चे को क्या है, मल्टी लैंग्वेज सिखाई जाएंगी। इसके लिए क्या है कि शुरुआत में, स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें होंगी, यानी कि रीडिंग है, राइटिंग है, वो सब उसकी मदर टंग में ही होनी है। अब ग्रेड 3 से दूसरी लैंग्वेजेस में ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, मतलब कि उन्हें 3 लैंग्वेज सिस्टम भी अपनाना है, ऐसा नहीं है 3 लैंग्वेज तो लेके ही आएंगे ये, ठीक। अब देखो जैसे ये आ गया 3 लैंग्वेज फार्मूला है। अब 3 लैंग्वेज फार्मूले में देखो कि क्यों 3 लैंग्वेज फार्मूला लेके आए, इसलिए लेके आए ताकि देश में यूनिटी बढ़े। अब यूनिटी क्या है, इसका एक एग्जांपल हम लोग ये देख सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में है, हम लोगों ने देखा है कि यूपी और बिहार के बच्चों पे थोड़ा सा, या लोगों पर वायलेंस हो गई। क्यों, क्योंकि भाई उन्हें मराठी नहीं आती। तो अगर ये चीज़ें भी सीख जाएंगे तो कल्चर डिफरेंसेस हैं, मतभेद जो हैं, सांस्कृतिक मतभेद जो हैं, ये भी कम हो जाएंगे, हम एक दूसरे को समझना भी शुरू करेंगे, ठीक। अब 3 लैंग्वेजेस का जो फॉर्मूला है ये किस किस पर डिपेंड करेगा, हाँ भाई कौन है, सब मर्जी पर है, राज्य चाहे राज्य, क्षेत्र, स्टूडेंट, इनकी मर्जी पर होगा। पर अब जो ये 3 लैंग्वेज है, 3 में से हमें ये देखना है, 3 में से 2 लैंग्वेजेस को भारतीय ही होना पड़ेगा, ठीक। अब इन 2 लैंग्वेज में से अगर बच्चा चेंज करना चाहे तो कहाँ चेंज करेगा, वो क्लास 6 और 7 में आके वो चेंज कर सकता है, ठीक। अब हर एक स्टूडेंट को ये ध्यान रखना, हर एक स्टूडेंट को लैंग्वेज ऑफ इंडिया नाम से एक फन एक्टिविटी करनी ही होगी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ग्रेड क्लास 6 से 8 के बीच में ही होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि बच्चे को भारत की यूनिटी और डाइवर्सिटी के बारे में पता पड़ेगा। अब जैसे इंडियन की जो, भारत की जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इनको भी बढ़ावा देना है, ये भी ध्यान से रखना। संस्कृत है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पाली, पर्शियन, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृत, तो इनको भी, इनका जो साहित्य है ना उसको भी संरक्षित रखना है। तो इसके लिए क्या करना है कि ऑप्शनल में बच्चे को कम से कम 2 साल तक कोई भी क्लासिकल
लैंग्वेज पढ़ाई जा सकती है। ठीक है, पढ़ाई जा सकती है, या ये कहो कि स्टूडेंट चूज़ कर सकता है ऑप्शन में। अब ये ऑप्शन जो है ये ग्रेड 6 से 12वीं तक रहेगा। 6 से पहले पहले तो मदर लैंग्वेज चल रही है। बात समझ में आ रही है? मदर लैंग्वेज के साथ साथ वहाँ और दूसरी भाषाएं चल रही हैं भारतीय, लेकिन जो क्लासिकल हैं इनका ऑप्शन कहाँ मिलेगा बच्चे को? क्लास 6 से क्लास 12th तक। अब ये जो कल्चर चलेगा कैसे चलेगा? इंडियन प्लस इंग्लिश लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज, ये हो गई। अब इसके अंदर जैसे हायर क्लासेस में आए, इसके अंदर जो फॉरेन लैंग्वेज में क्या क्या सिलेक्ट किया जा सकता है? कोरियन लैंग्वेज, जापानीज़, थाई, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश, पोर्तुगिश। ठीक है, और ये सभी ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होंगे? ये सभी ऑप्शन ग्रेड 12 में अवेलेबल होंगे, 12वीं क्लास में। इनसे पहले पहले क्या काम हो रहा है भाई? ये सारा सेक्शन किस में आ गया? 12वीं क्लास में। लेकिन छोटी क्लासेस के लिए क्या है कि इंडियन ही होनी चाहिए। कितनी लैंग्वेज? कम से कम 2 लैंग्वेज तो इंडियन ही होनी चाहिए। तो छोटी क्लासेस में हमने ये पढ़ा है, जैसे ये वाला जो सेक्शन है। अगर उसे चेंज करनी भी है तो वो कहाँ कर सकता है? 6 से 7 में कर सकता है। अब लैंग्वेज को कैसे पढ़ाया जाए? तो लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए मूवीज़ हैं, स्टोरी टेलिंग है, पोएम्स हैं, म्यूज़िक की हेल्प ली जा सकती है। इसके साथ साथ इंडियन साइन लैंग्वेज, ये हमें याद करना है, ISL जिसे बोलेंगे। तो इंडियन साइन लैंग्वेज का एक फॉर्मेट बनेगा सभी के लिए। अब कंपलसरी स्किल्स जो हैं जो हर एक बच्चे को पढ़नी ही पढ़नी है। साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, आर्ट होना चाहिए, और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसा? रिटर्न में भी कम्युनिकेशन कर सके और वो बोल भी सकें। ठीक है, सपोज करो किसी को लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, तो रिटर्न। ओरल मतलब वो स्पीच, डिबेट, इस तरह का कम्युनिकेशन में। नए नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिज़ाइन थिंकिंग है, हॉलिस्टिक हेल्थ है, ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल के लिए। इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अब ये वाली जो चीज़ है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो कोडिंग एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो हम सॉफ्टवेयर के लिए कोडिंग करते हैं, वो कौन से शुरू हो जाएंगे? वो क्लास 6 से स्टार्ट हमारी हो जाने वाली हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ के बच्चे हैं उनको कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, गार्डनिंग, पोट्री, इनका कोर्स भी करना होगा। इसलिए स्कूल में ध्यान रखना है, इसलिए स्कूल में 10 डेज़ का बैकलेस पीरियड रखा गया है, यानी कि 10 दिन बैकलेस रहेंगे। अब अगर चाहे तो और भी काम है इसमें, जैसे समर वैकेशन पे गए तो इंटर्नशिप भी करनी पड़ सकती है बच्चों को, अगर वो चाहें तो। सेकेंडरी लेवल पे क्या है? सेकेंडरी लेवल पर इंडियन नॉलेज सिस्टम बनेगा। ठीक है, इसके नाम का एक कोर्स होगा। छोटी एज से ही बच्चों को, अब देखो क्या है, सही काम करना सिखाया जाएगा। काम करना नहीं, सही काम करना सिखाया जाएगा। अब इसके बारे में उन्हें क्या क्या पता पड़ेगा? हेल्थ, स्वच्छता, हाइजीन, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब जो NCERT है, इन सब चीज़ के लिए NCERT NCFC 2020 और 21 को बना चुकी होगी। ठीक है, जिसका नाम क्या है? नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, इसके आगे का हम देखेंगे फिर अब नेक्स्ट क्लास में।